आरके टीवी परिवार की तरफ से नवरात्र और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आज हमारे साथ एक युवा नेता बैठे हैं। परिचय पहले कराएंगे, उससे पहले कुछ और जानकारियां बताएं कि आज हम युवा नेता से किस तरह की बातों पर, किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हम बैठे हैं शुकहाबाद में, और शुकहाबाद में वार्ड नंबर 17 से सभासद देव यादव हमारे साथ मौजूद है। देव यादव से पूछेंगे कि आखिरकार देव यादव के मन में क्या है देव यादव की मन की बात, क्या कुछ कहना चाहते हैं, शुकहाबाद में किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, इन मुद्दों को लेकर देव यादव क्या सोचते हैं। देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, तो आप युवा हैं, किस तरह से आपने अपने जीवन की राजनीति को आगे आए, ये सारी चीजें कैसे रही हैं आपके साथ? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बधाई देता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं, आप हमारी बहन हैं जी। इन सबको एक नया मोटिवेशन आप लोग कर रहे हैं। कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आपके आरके टीवी को देखने वाले सभी दर्शकों और बहनों भाइयों को मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जी। साथ ही बहन, मैं आपको बताता हूं कि जो शुकहाबाद नगर पालिका का क्षेत्र है, मैं 2017 में जब निर्वाचित सदस्य हुआ, सबसे कम उम्र का मैं सभासद चुना गया। चुनौतियां बड़ी थी क्योंकि जीत भी मेरी बड़ी थी। 523 वोट से जब काफी लंबे अंतर से हम लोग चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे हो जाती है। साथ में दुर्भाग्य कह दीजिए या सौभाग्य कह दीजिए इस बात को कि लंबे समय से 3 चुनाव हम लोग लड़े हैं। सभासद का लड़े और जिला योजना समिति का चुनाव लड़े, फिर जिला पंचायत का हमारे सारथी दुर्गेश दिवाकर जी हैं, उनको हमने अपनी परछाई के रूप में चुनाव लड़ाया। तो लंबा समय हमने दिया संघर्ष में और निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। लोगों का प्यार, सहयोग बहुत मिला हमें। जी। अब आपने पूछा कि नगर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। मेरी जगह कोई भी युवा होगा तो वो बदलाव के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। मैं ऐसे परिवार से नहीं हूं जो विधायक या एमपी के परिवार से जुड़े रहते हों। छोटे से परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त पहले हो गए, नौकरी छोड़ करके आए। बाबा हमारे रेलवे में रहे, 2 भाई मेरे फोर्स में हैं, मैं हूं, मेरा छोटा तैयारी कर, मतलब एक राजनीतिक परिवार से हमारा ऐसा नहीं है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक क्षमता के आधार पर मेहनत, उन्होंने, जब वो युवा होंगे उन्होंने उस समय मेहनत की होगी, लेकिन अब नहीं करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि बदलाव एक बड़े स्तर पर हो। नगर पालिका में सदस्य हूं तो वहां भी बोलता हूं। अब आप लोगों को देखते हैं, आपकी टीम को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं समझता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जनपद में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। देव जी, क्या आपने जिस तरह से अपने जीवन की शुरुआत की, तो अक्सर देखा जाता है युवा होते हैं, जोश होता है, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप कैसे आओ, किसी पार्टी से जुड़े आप या निर्दलीय रहे? बहन जी, मैं आपको बताऊं, लगभग 12 साल पहले मैं विद्यार्थी जीवन में था और विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा। साथ में लगा कि मुझे सेवा करनी चाहिए। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे युवा मोर्चा में जोड़ा। युवा मोर्चा में काम करने के बाद मुझे मेन बॉडी में नगर मंत्री बनाया। चुनाव लड़ने के लिए जब आया तो कहते हैं ना कि स्थानीय स्तर पर हम लोग जब बात राष्ट्र की सोचते हैं तो अलग विषय निकल के आता है, और जब स्थानीय लोकल पर रहता है तो फिर लोगों का अपना अपना लालच होता है। तो नगर पालिका के नगर मंत्री होते हुए भी नगर पालिका की मुझे टिकट नहीं दी गई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जनता के बीच में जाना चाहिए। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और जिस समय मैं राजनीति में आया, चुनाव से ठीक पहले मैंने नौकरी के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं। सीएम हवलदार का इंटरव्यू दिया और काफी लंबा संघर्ष उसमें किया मैंने, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद में जब 6 महीने बाद ज्वाइनिंग आती है तो मुझे फिर लगा कि मुझे सेवा करनी चाहिए, और मैंने 2 बार ज्वाइनिंग सीएम हवलदार से आने के बाद मैंने सरकारी नौकरी को छोड़ा, और छोड़ने के बाद इस राजनीतिक क्षेत्र में आके लोगों की सेवा की, और आज मन संतुष्ट भी है कि मैं काम कर पाता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि मैंने काम करना शुरू किया, संगठन को बनाना, संगठन की क्या रूपरेखा होती है, मुझे बहुत अच्छे मिला, मुझे सीखने को मिला, और काम किया मैंने उनके साथ। ऐसे कोई बड़े काम किए हो, खासकर शुकहाबाद से आप आते हैं, तो शुकहाबाद के लिए जब आपने लगभग काफी लंबा समय दिया भारतीय जनता पार्टी में, युवा मंत्री और भी तमाम पद रहे आपके, कुछ ऐसा विशेष किया हो? मैं भारतीय जनता पार्टी में था उस समय, स्टेशन रोड पे एक नहर है जी।
तो नहर के पुल को चौड़ीकरण को लेकर के जब मामला आया तो हमारे विधायक उसमें भारतीय जनता पार्टी से थे, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी। अच्छा सहयोग मिला मुझे उस समय भी उनका। राज तो मेरे साथ में है तो मुझे बड़ा भाई मतलब मैं बड़ा भाई मानता हूँ उनको अपना जी। तो पुल को चौड़ीकरण करने के लिए हमने जब जिला योजना समिति में रखा तो राजेंद्र सिंह मोती जी हमारे कैबिनेट मंत्री भी थे और प्रभारी मंत्री जनपद फिरोजाबाद में थे। उनका सहयोग रहा। और पुल के ऊपर जो रेलवे क्रॉसिंग का जो पुल है वहां लाइटिंग नहीं हुआ करती थी, हमने अपने प्रस्ताव में रखा, हमने लाइटिंग कराई। लगभग अपने नगरीय क्षेत्र में जो मेरा वार्ड है 7,56,00,000 रुपए लगभग मैं अपने वार्ड में लगा चुका हूं, जिसमें डूडा से लेकर के, जिले से लेकर के और नगर पालिका के सहयोग से हमने 3 नाले, एक पार्क और लगभग 42 सड़कें जो हमने 42 हमने बनाने का काम किया है। अपने नगर में भी किया है और शहर में तो हम कर ही रहे हैं। आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, मैंने सुना है। नहीं, मैं जिला पंचायत सदस्य का हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया था जी। लेकिन हमारा एक संगठन है युवाओं की आवाज सामाजिक संगठन, और इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हम लोग राजनीति में लाएं। और क्योंकि राजनीति में जब तक युवा सोच नहीं आएगी काम नहीं हो सकता। हमारे ही संगठन के एक हमारे सदस्य हैं, क्योंकि सुरक्षित सीट थी वार्ड नंबर 28 जिला पंचायत क्षेत्र, तो हमने अपने संगठन के एक पदाधिकारी हैं दुर्गेश दिवाकर जी, उनको चुनाव लड़ाया। और मैं क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जहां गांव क्षेत्र में लोग कहते हैं कि जाति बिरादरी के नाम पे वोटिंग होती है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में यादव वोट ज्यादा न होने के कारण भी मुझे अपार सम्मान और प्यार सहयोग मिला और हमारे उनको चुनाव भी जीता। 142 वोट से हम लोग चुनाव जीते, लेकिन वो एक दूसरा विषय कि प्रमाण पत्र किसको दे दिया गया। हम लोग कोर्ट जाने की भी तैयारी किए लेकिन सफलता नहीं मिली। तो वो कितना समय आपने शुकाहाबाद में अपना दिया राजनीति के क्षेत्र में, और क्या क्या शुकाहाबाद की खामियों को देखा था? मैं आपको बता दूं कि मैंने वो दौर शुकाहाबाद में देखा है कि नगर पालिका क्षेत्र के अधीन जो हमारे बीडीएम डिग्री कॉलेज, बीडीएम इंटर कॉलेज और एक बाल विकास मंदिर, ये वो विद्यालय हैं। बीडीएम इंटर कॉलेज में मुझे जहां तक याद है, जब मैं छात्र जीवन में था तो उस समय बीडीएम डिग्री कॉलेज में अपनी बहनों के एडमिशन कराने के लिए हमें एमएलए और एमपी से सिफारिश करानी पड़ती थी। बड़ी संख्या में हमारी बहनें वहां पढ़ने आया करती थी, लेकिन आज हम शायद उनको वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, वो उनको शिक्षा का वो नहीं कर पा रहे हैं। ये दिन ब दिन इतनी संख्या कम होती जा रही है विद्यालय की कि अब वहाँ के स्टाफ की हम लोग तनख्वाह देने के लिए विचार कर रहे हैं। फिरोजाबाद में शुकाहाबाद तो शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है, काफी तमाम कॉलेजेस भी हैं यहाँ, जैसे कि हायर कॉलेज भी है, तो क्या लगता है? देखिए, क्योंकि शुकाहाबाद नगर पालिका जनपद की सबसे बड़ी नगर पालिका है, चाहे पैसे में हो चाहे क्षेत्र में हो, मतलब एक बड़ी पालिका है, इसका बहुत नाम भी रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये ऐसा चला आ रहा है, जहां हम लोग जो नगर पालिका के अध्यक्ष हुए वो निर्माण को लेकर के तो बात करते हैं कि नाला कहाँ, नाली कहाँ बननी है, लेकिन नया ऐसा विजन रखें जो चेयरमैन बनने के बाद हम 5 साल तक इस विजन पे काम करेंगे। जो नाली खरंजे की तो देखिए चलता है कि आज 100 घर बने हैं, वहां आपने नाली सड़क बना दी, कल और 100 बन जाएंगे। ये तो एक परमानेंट वाला हिसाब है कि एक आबादी क्षेत्र बढ़ता जाएगा और आपको विकास करना है, लेकिन नहीं बन पाती है कि शिक्षा के विषय पे हम लोग काम नहीं कर पाए हैं और ये एक अंतर लंबा समय रहा है। क्या सुझाव है शिक्षा को लेकर आपके मन में? मैं चाहता हूं कि अगर अध्यक्ष ही चाहते तो एक ऐसा माहौल, एक वातावरण ऐसा बनाते कि प्राइवेट सेक्टर की जगह हमारे बीडीएम कॉलेज में, बीडीएम इंटर कॉलेज में बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग जैसे पहले निकल करके आते थे उस तरीके से आते। क्योंकि आज भी शिक्षा की कमी है। ये कह दी जाए कि नहीं साहब बहुत ज्यादा विद्यालय हो गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैं बीएसए साहब से कई बार मिला, प्रार्थना पत्र दिए डीएम साहब से। उस समय नेहा शर्मा जी थी, तो बहन जी ने कहा, मतलब पूरा आश्वासन दिया। हालांकि कोई बार नोटिस भी आया, नगर पालिका को आया कि हाईवे के पश्चिम दिशा में 6 वार्ड पड़ते हैं जी, और लगभग 36,000 की आबादी है। उसमें एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। जहां बड़े बाजार गड़ैया में 2 कमरों में 2 विद्यालय संचालित हैं, प्राइमरी नंबर 1, प्राइमरी नंबर 3 वो वहां चल रहे हैं, जहां बच्चों के शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है। जहां तक कि उसमें 1 से लेकर के 5 तक क्लास जो लगनी चाहिए, एक कमरे में कैसे लग सकते हैं। हमने बीएसए साहब को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब से भी अब 1-2 दिन में मैं फिर मिलने वाला हूं उनसे, कि जहां 2 कमरों में विद्यालय 2 संचालित हैं। अगर एक विद्यालय को नगला किला में हमारे पास बिल्डिंग भी उपलब्ध है, जगह है, एक माहौल अच्छा है, अगर हम वहां बच्चों को कर देते हैं, विद्यालय कर देते हैं, तो ये मानिए 6 वार्डों में से 1 वार्ड में अगर होगा तो शिक्षा का स्तर हम लोग बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल देव जी, अगर हम शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो किस तरह का माहौल है स्वास्थ्य में? क्या क्या अभी काम करना जरूरी है स्वास्थ्य? देखिए, शुकाहाबाद नगर में
पहले तो हमारा जो जिला हॉस्पिटल है वो तो है ही, लेकिन साथ में 2 क्लिनिक और चल रहे हैं। रुकनपुर के नाम से है, एक नगला किला के नाम से है। लेकिन ये बदकिस्मती मान लीजिए कि हम लोग 25 से 30 हजार रुपए किराए पे बिल्डिंग में स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं, जिसकी कोई स्थायी सुविधा हम लोगों को नहीं, आज तक हम लोग उस पर विचार ही नहीं कर पाए हैं। संजीवनी हॉस्पिटल जो बना हुआ है आपके प्रतापपुर चौराहे पे वार्ड नंबर 7 में, जबकि हमारे पास सफिशिएंट जगह है नगला किला पे, उसको और डेवलप हम लोग कर सकते थे। जगह है, बिल्डिंग भी बनी हमारे पास है, लेकिन कोई पता नहीं क्यों विभाग के लोग इसको सुनना नहीं चाहते, या सरकारी विभाग का केवल और केवल खर्चा करना चाहते हैं, और वो खर्चा सरकार का तो नहीं है, हमारे और आपके मत से कहीं ना कहीं पहुंच रहा है उनके पास में। हमने कई बार ध्यान केंद्रित किया कि स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम स्थायी कोई पॉइंट बना दें जिसमें लोगों को लगे कि नहीं साहब यहाँ आने से ठीक है। अब वहाँ एक तरफ पूरे 36,000 की आबादी में परेशानियां होती हैं लोगों को। अब जैसे संजीवनी हॉस्पिटल हमारे यहाँ है तो स्टाफ पहुंचा नहीं, उनसे बात हुई, दूर काफी पड़ रहा है। अब कहाँ बोजिया से लेकर के वहां जाएंगे लोग, तो समझिए कम से कम 5 किलोमीटर का अंतर आता है। तो लोगों को थोड़ी समस्याएं तो हैं, इस पर विचार करना चाहिए, और सबसे ज्यादा विचार हमारे अध्यक्ष जी को करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यातायात व्यवस्था को, अगर देखें, क्योंकि यहाँ शाम जब ढलती है तो बहुत सारे मैंने देखा है बच्चे बच्चियां स्कूल से साइकिल या कोचिंग से लेकर जाते हैं, यातायात बड़ा दिक्कत करता है, क्या कुछ समस्याएं रहती हैं इस पर? देखिए, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन हमें इस बात का अधिकार देता है कि शहर की जो हमारी यातायात व्यवस्था है उसको हम लोग सुनिश्चित करें, जिसमें विशेष तौर से जो आता है वो आता है अतिक्रमण को लेकर के। अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसका पूर्णतः जिम्मेदार हमारा तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन है, क्योंकि पड़ोसी व्यक्ति गलत तो कर रहे हैं, उनको भी पता है, लेकिन वो अपने पड़ोसी को देख करके गलत कर रहे हैं। आप किसी को देखेंगे दुकान के सामने उन्होंने जो अतिक्रमण लगाया हुआ है, आप उनसे अगर पर्सनली बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ये गलत है, तो वो कहेंगे भाई गलत तो है लेकिन पड़ोसी हमारा लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन पर यह ध्यान केंद्रित भी करना चाहिए कि जहां नाला है, नाले के ऊपर स्थायी अतिक्रमण हो रहा है, हमारे नगरपालिका कर्मचारी को ध्यान देना चाहिए। वेतन हम दे रहे हैं, टीम गठित करनी चाहिए कि शहर में कहाँ कहाँ किस तरीके से, अब जैसे मैन मार्केट है, अब मैन मार्केट में कोतवाली शकोवा से लेकर के एटा तिराहे तक ये व्यवस्था है कि वहां 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी दिन में नहीं जा सकती है, तो उनको रोक देना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम विकास की बात करें तो कितना विकास के क्षेत्र में बदला है शुकहाबाद? देखिए, जितनी उम्मीदें जनता ने की थी, मैं समझता हूं कि उस पर हम लोग खरे तो नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि प्रयास करते रहे, शासन की ग्रांट कट जाना। जब हम लोग गए थे 2017 में सदन में जब हम पहुंचे थे तो 2,72,00,000 रुपए का लगभग ग्रांट हम लोगों को आता था, जो निरंतर घट करके लगभग 1,35,00,000 के लगभग 30 के लगभग 20 के लगभग आ गया है। शासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि नगर में रहने वाला हर व्यक्ति उनके शासन में रह रहा है। ये देख करके तो नहीं करना चाहिए कि भाई कौन चेयरमैन है कौन नहीं है, क्योंकि चेयरमैन की तो बदनामी होगी ही अध्यक्ष की, लेकिन साथ में सरकार की भी होती है। बिल्कुल। अगर हम एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहें देव जी, हमने देखा है कई दिनों से सफाई कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे, मतलब अनशन पर बैठे हैं, उस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जो लीगल पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो वसूली है वो शून्य है, और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिस समय हाउस टैक्स बढ़ाया गया उस समय पालिका की थी, पालिका बोर्ड की थी कि उन्होंने इतना हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया। जो लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने इनको बैन कर दिया 2014 से, मैं समझ, हाँ 2014 लगभग ये है कि उस समय से कोर्ट बैन है और अब तक कोई वसूली नहीं हो रही है। लेकिन हम लोगों ने टोटल वसूली को शून्य कर दिया है। उसके बाद में जलकल की वसूली हुआ करती थी, रोड पे टैक्स लगता था, जिसमें आपके कोई भी व्यापार करने आता था उसको टैक्स देना पड़ता था, ठेका उठते थे, वो शून्य हो गए हैं, कोई वसूली नहीं हो रही है। अब सुभाष चौराहे पे कोई भी व्यक्ति ऑटो वालों से 20 रुपए 40 रुपए लेकर के वसूलता है और एक दिन में 5 से 10 हजार रुपए वसूल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी तो पालिका की है कि ये काम आपके नाक के नीचे हो रहा है। मैनपुरी चौराहे पर कोई व्यक्ति वसूली कर रहा है, नगरपालिका का नाम ले रहा है और वो राजस्व नगरपालिका में जमा नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो नगरपालिका की है। कहीं भी कोई भी ऐसी वसूली नहीं हो रही है जिससे नगरपालिका को राजस्व का फायदा हो, और यही कारण है। अब ये तो नहीं कर सकते कि भाई हमें 100 कर्मचारी लगाने हैं, 100 कर्मचारी को हम निकाल देंगे, या लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया हमारा बढ़ गया है। पूरे शहर में 1,07,000 की आबादी है, उसके बाद में इतनी आबादी होने के साथ साथ अभी कोई भी कर्मचारी
इस लेवल पर नहीं है कि हाँ साहब अधिक संख्या में लगे हैं, इनको हटा सकते हैं। ऐसा कोई कर्मचारी अधिक नहीं है, उनका वेतन रुक गया। अब देखिए मुस्कान ज्योति हमारे यहाँ एक एनजीओ काम करता है, बहुत अच्छा काम करता था, शहर में घर घर से डोर टू डोर कूड़ा लेने का काम करता था। इतनी बदहाली अभी हो गई है उनके धरने पे जाने के बाद, आंदोलन पे जब लोग पहुंचे हैं, इतनी बदहाली है कि हर गली में आपको कचरा मिल जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, हम तो कहना चाहते हैं सरकार से कि देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है और इतनी गंदगी हो रही है कि हमारे ही वार्ड से 2 लॉरी भर करके कचरा निकलता था, आज वो गलियों में फेंक रहा है, आपस में विवाद हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम, क्योंकि मैं स्थानीय सभासद हूं तो भाई मेरी साथ में बोर्ड की और अध्यक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने परिवार को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और ये कोई समस्या अभी नहीं हुई है, आपको पता था कि लॉकडाउन भी लगा है, लॉकडाउन के साथ में आगे भी है। आप अगर निरंतर बैठक करेंगे समाज के साथ साथ में, आपने अगर नगर के लोग, जिम्मेदार लोग अपने साथ बिठाले होते, अपनी बोर्ड को आपने बिठाला होता, तो ऐसा माहौल नहीं बन पाता। आप पूछते, राय लेते कि भाई किस तरीके से राजस्व हम लोग और अर्जित करें जिससे कि लोगों का वेतन हम दे पाए, और शासन में भी आपको भागदौड़ करनी थी। मैं समझता हूं कि पालिका द्वारा इतना कुछ हो नहीं पाया। सुनने में आया अभी आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्या कुछ, क्यों समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए जिला लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का जो नेता को बता दूं कि चाहे लोहिया जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल जी हो, इनकी जो रूपरेखा थी वो एक थी। पंडित दीनदयाल जी भी एक ही बात को कहते थे कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति विकास के मुख्य धारा से जुड़ जाए, और आदरणीय लोहिया जी भी एक ही बात कहते थे कि समाजवाद का अर्थ है कि सबको समान अधिकार मिले। तो मुझे लगता है कि पार्टियों के तो विचारधारा, जो महापुरुष हमारे हुए हैं उनकी विचारधारा एक है, और लेकिन जिला लेवल पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो जिला इकाई है, जिले के नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, उनका कहीं ना कहीं काम करने का जो तरीका था वो गलत था। कार्यकर्ताओं का दोहन करना, कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा थी उसको खत्म करना, और कहीं ना कहीं इसका मैसेज लोगों को मिल गया होगा कि कार्यकर्ताओं के साथ में जो अनदेखी हुई, लगातार मेहनत करने वाले कार्यकर्ता जो घर बैठ गए, उसका ही परिणाम है कि जिले में स्थिति खराब हुई है। आगे क्या करना चाहते हैं देव जी, आप क्या है मन में? देखिए मैं तो आपके माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि युवा हूं, युवा सोच रखता हूं, और युवाओं को किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा वातावरण और माहौल चाहते हैं हम लोग कि हम काम करें, मेहनत करना चाहते हैं, समाज की सेवा कर रहा हूं, मेरा संगठन है जो युवाओं की आवाज। आपके माध्यम से मैं तो यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, युवा जो हैं, जुड़ें, और अपने स्तर पर हम लोग बहुत जल्दी कैंप का आयोजन करने वाले हैं, जहां वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, हम चाहते हैं कि हर गरीब के घर तक वो योजना का लाभ पहुंचे। ये हमारा संगठन प्रयास कर रहा है। अब चाहे नगरीय क्षेत्र है तो हमारी नगरीय क्षेत्र की टीम लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र की टीम हमारे साथ में काम करेगी। हम लोग हर घर तक पहुंचना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में रह गया हो? नहीं, मैं मेरा तो ये मानिए कि मैं तो पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने ऊर्जावान हैं, पूरी टीम साथ में मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आपने आज मुझे जो समय दिया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपको। शहर के युवा जो हैं, जो आने वाले समय में, क्यों नगरीय चुनाव है और नवंबर दिसंबर में मुझे लगता है कि चुनाव होगा, जो लोग चुनाव का मन बना रहे हैं या जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक साफ राजनीति करिए। राजनीति का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को हमें खत्म करना है या डाउन करना है। हमें अपनी बात समाज में रखनी है, क्योंकि जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि सामने वाले को कैसे डाउन किया जाएगा या खत्म किया जाएगा, तो आने वाले समय में आप खत्म होते हैं, सामने वाला खत्म नहीं होता है। राजनीति का पहला उद्देश्य है कि आपकी चर्चा होनी चाहिए, अच्छी न सही तो बुरी सही। आपकी बुराई अगर करता है कि वो व्यक्ति बेकार है, वो व्यक्ति अधिकारियों पर दबाव बनाता है, वो व्यक्ति समाज की ज्यादा बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रचार हो रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो युवा चुनाव मैदान में आना चाहते हैं, मेहनत करिए, जनता के बीच में आवाज रखिए। आने वाला समय जो है वो युवाओं का होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देव यादव थे, शुकहाबाद के युवा चेहरा हैं, युवाओं की आवाज है, युवाओं के दिलों की धड़कन है। अब आने वाला समय जिस तरह से बताया कि युवाओं का है, तो जाहिर सी बात है युवाओं का है, तो एक नया और साफ चेहरा है राजनीति में युवाओं के लिए। तो देखते हैं आर की टीवी।